आदाब, नमस्कार। द रेड माइक पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। हमारे साथ हमारे प्रोफेसर पाठशाला के डॉक्टर कार्तिकेय बत्रा आज स्टूडियो में मौजूद हैं और आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो लोकतंत्र में इस समय एक कह लीजिए मजाक बना हुआ है। वो है कि नेता जीते कहीं से हैं और चले कहीं जाते हैं, और बातें और बयान तो ऐसे ऐसे कि मत पूछिए। शाइनी घोष का नाम तो आप सुन ही रहे हैं। सांसद हैं, बड़ा गा गा के प्रचार किया, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, और खुद गाना गाते गाते कब अपना ही वादा तोड़ करके भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करने की बात करने लगी शाइनी, पता ही नहीं चला। टीएमसी की सांसद अब एक नई पार्टी में विलय कर लिया है और उस पार्टी के लोग कह रहे हैं कि हम तो मोदी जी और अमित शाह साहब को सपोर्ट करेंगे लोकसभा में। तो आप समझ जाइए, तो दल बदलू नेता, इन पर आज हमारा विशेष एपिसोड है और बात करेंगे, जानेंगे कि भाई लोग, आम लोग इन सब बारे में क्या कहते हैं। बत्रा साहब हमारे साथ स्टूडियो में आए हैं और स्टूडियो में इन सब मुद्दों पर बात करेंगे। और अभी हाल ही में अगर इतिहास देखें तो आपको याद होगा, जब मध्य प्रदेश में कमलनाथ मुख्यमंत्री थे तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पार्टी तोड़ दी, फिर उद्धव ठाकरे की पार्टी टूटी, एकनाथ शिंदे बन गए, शरद पवार की पार्टी टूटी, अजित पवार अलग पार्टी बना करके चले गए, टीएमसी, तो खासकर जो क्षेत्रीय दल हैं उनके साथ ज़्यादा समस्याएं हैं। तो एक सर्वे है सी वोटर का और वो बत्रा साहब हमारे लिए लेकर के आए। बत्रा साहब, मतलब हमने प्रस्तावना जो है, पूरी भूमिका प्रस्तावना बांध दी है, उदाहरण भी दे दिए हैं। जनता का मूड क्या कहता है? सी वोटर ने सर्वे किया है कि ये सर्वे कितने लोगों का है, किन किन राज्यों में किया गया और फाइंडिंग्स क्या क्या है। आराम से बताइए समय लेके। थैंक यू सौरभ। इसके पहले मैं भी कुछ प्लीज बोलना चाहूँगा कि आई थिंक एक ऐसे मोमेंट पे खड़े हैं जहाँ पे जो हमारे लोकतांत्रिक संस्थान है उनको लेके काफ़ी एंग्जाइटी है। चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे अब इलेक्शंस के रिटर्निंग ऑफिसर्स हों जी। और ऐसे माहौल में ये जो भी हो रहा है, और मैं एक बात बोल दूँ दर्शकों से कि आज बीजेपी सत्ता में है और ब्रूट फोर्स करके ये कर रही है, कल को कोई और पार्टी होगी तब भी ये मुद्दा है। भाई अगर हमने जो उदाहरण आपने दिए, इसमें मैं आम आदमी पार्टी का भी जोड़ दूं जी कि भाई वो चुनाव किसी के सिंबल पे लड़ते हैं और बाद में कहीं और चले जाते हैं। और पहले ये क्या होता था कि ना, एक तो ये इंस्टेंसेस पहले कम होते थे रिलेटिवली स्पीकिंग, ठीक है, और थोड़ी बहुत आँख की शर्म होती थी। ऐसा नहीं है कांग्रेस ने नहीं किया। 2018 में राजस्थान के चुनाव जीतने के बाद बसपा का पूरा दल तोड़ लिया था, कांग्रेस अपने पास ले आई जी। आप तेलंगाना में भी देख लीजिए, चलता रहता है। लेकिन बीजेपी की ऑलरेडी इतनी हेजेमनी है आज की तारीख में अक्रॉस स्टेट्स इन द सेंटर, ये ज़्यादा खटक रहा है। और जिस तरीके से अब हो रहा है, जितनी फ्रीक्वेंसी से हो रहा है, जैसे कि आपने अभी खुद उदाहरण दिया 2020 में, एक और जोड़ देता हूँ ना, कर्नाटक 2018 में जब कांग्रेस एक हंग असेंबली आई तो कुमारस्वामी को उन्होंने सीएम बना दिया जी। जेडीएस ने कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ा। 2007 लड़ा नहीं था, अलग अलायंस बन गया था, अलायंस। और उसमें फिर एचडी कुमारस्वामी को उन्होंने सीएम बना के, जैसे ही 19 में लोकसभा में कांग्रेस हारी तो वही रेजिग्नेशन के बाद फिर से चुनाव और फिर बीजेपी की सत्ता आ गई। तो और अभी देखिए आप, आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी, मतलब एक टूटी हुई पार्टी को आप फिर से तोड़ रहे हैं। और अभी ये खत्म नहीं हुआ कि आपने बात शुरू, अच्छा आपने जेएमएम में भी चंपाई सोरेन को आपने तोड़ा, चंपाई सोरेन को तोड़ा। अभी ये खत्म नहीं हुआ, समाजवादी पार्टी में, समाजवादी पार्टी की बात शुरू हो गई है जी कि भाई अब अगला नंबर अखिलेश है। तो मतलब एक तो ये है कि नॉर्मलाइज कैसे हो रहा है। दूसरा, जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, डेमोक्रेसी के वॉचडॉग्स, जो मीडिया है, आपकी बात नहीं कर रहा, हमारे चैनल की बात नहीं कर रहा, बट जो टीवी का मीडिया है सौरभ, अगर हम क्या आप एक्स अकाउंट्स देखें, ऐसा लग रहा है क्रिकेट मैच चल रहा है। 4 आ गए, 3 आएंगे या नहीं, 2 आ गए, 5 आएंगे या नहीं। जिस मीडिया का काम ये था कि इस पूरी प्रक्रिया को लुक डाउन अपॉन करे, वो तो चीयर कर रहे हैं। तो मुझे लगता है बहुत सारे एंगल से एक एंग्जाइटी है लोगों के मन में, मी इंक्लूडेड, और ये सर्वे बहुत सही समय पर है कि जो आप तोड़फोड़ कर रहे हैं ये सही है या नहीं। क्योंकि देखिए, अगर हमारे पास ऐसे उदाहरण है मध्य प्रदेश जैसे, जहां नेता पार्टी बदल के चुनाव जीत जाते हैं, तो हिमाचल का भी उदाहरण है जहां वोटर्स ने नहीं एक्सेप्ट किया इस बात को। बिल्कुल। तो ये जो सर्वे जून 18 को हुआ, सैंपल साइज छोटा है बट एक डायरेक्शन बता रहा है आपको
1329 का सैंपल साइज है, पूरे इंडिया में होता है ये। इसमें रूरल, अर्बन, बाय एज, बाय कास्ट, हर तरह के लोग हैं। और ये भी पूछते हैं कि आप एनडीए के वोटर हैं या विपक्ष के वोटर हैं, क्योंकि जवाब आपके वेरी कर सकते हैं। जी। मार्जिन ऑफ एरर प्लस माइनस 5 परसेंटेज पॉइंट्स। तो 5-6 सवाल थे, उनकी मैं समरी आपको एक करके देता हूँ। इससे ये समझ में आएगा कि लोगों का क्या परसेप्शन है। जिन लोगों के नाम पे नेता तोड़े जा रहे हैं कि भाई हम तोड़ेंगे, तो पर मुझे पता नहीं क्या कारण है, क्यों ये सब हो रहा है। कुछ लोग डिलिमिटेशन कह रहे हैं, कुछ लोग विमेंस रिजर्वेशन कह रहे हैं। जो भी कारण है, पार्टीज यही कहती हैं हमको बड़ी सत्ता चाहिए क्योंकि हम आपका विकास करना चाहते हैं। तो लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में? ठीक है। पहला सवाल जो पूछा गया उसमें सौरभ ये था, और ये पहली स्लाइड है हमारी। जैसे मैंने आपको सवाल पूछा, आपको क्या लगता है कि नेता, एमएलए, एमपी क्यों पाला बदलते हैं? तो इसमें कुछ ऑप्शंस दिए गए। ठीक है। ये ऑप्शंस आपके सामने हैं, और हर ऑप्शन के साथ एक आंकड़ा है कि कितने % लोग उस ऑप्शन से अग्री करते कि ये मेन कारण है। मसलन पर्सनल एम्बिशन, आपने भी शाइनी घोष का उदाहरण दिया। हो सकता है उनको लगता हो कि सुष्मिता देव, उनको लगता हो तो साहब बोल दी कि मैं तो करियर पॉलिटिशियन हूँ, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मैं तो जहां मुझे फायदा होगा वहां चले जाएंगे, मैं वहां जाऊंगी, है ना। बिल्कुल। तो एम्बिशन। बेटर इलेक्शन चांसेस, भाई कभी कभी लगता है कि हम बसपा के हैं, राजस्थान में हमारा क्या होना है, अगली बार बसपा रहेगी नहीं, तो चलो अब कांग्रेस या बीजेपी में जुड़ जाते हैं, काम कर लेंगे, ठेका पट्टी दिला लेंगे। मतलब मैं बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। बिल्कुल। पैसा वैसा कमा लिया जाएगा, या बहुत पैसा ऑफर हो गया तो वो ले लिया जाए, फायदा कर लिया जाए। जी। आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस की, चलिए मेरा शिवसेना यूबीटी के अंदर मतभेद हो गया, उद्धव ठाकरे कांग्रेस की तरफ सॉफ्ट हो रहे हैं, चलो बाय। चौथा है प्रेशर, जो सबसे इंपॉर्टेंट, प्रेशर या लालच। ईडी, सीबीआई, विटामिन एम, ये सारी चीजें हैं। विटामिन एम। अन्य है और नो रिस्पॉन्स है। तो आप जब देखेंगे 4 जो बड़े कारण है, पहले 4 जो बार्स हैं वो मेन है हमारे ऑप्शंस। सबसे ज्यादा लोग मानते हैं कि प्रेशर, मतलब ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का डर और लालच। तो यानी डर से और लालच से 35% लोग ये कहते हैं ये कारण होता है। ज्यादा लोगों को लगता है कि इस वजह से लोग चले जाते हैं छोड़कर। दूसरा कारण है पर्सनल एम्बिशन, महत्वाकांक्षा, 29%। अब इसमें आप एक इंटरेस्टिंग चीज देखो, अगर मैं एनडीए का वोटर हूं, मैं नहीं चाहता कि एनडीए का नाम खराब हो, तो मैं ज्यादा ये कह रहा हूं कि नेता अपना महत्वाकांक्षा की वजह से छोड़ते हैं। ये भी एक इनसाइट है इस सर्वे की। मतलब सर्वे में जो एनडीए के वोटर्स हैं वो कह रहे हैं, ब्लेम डाल रहे हैं एमएलए, एमपी पे कि इनके खुद ही इनका व्यक्तित्व इनका अच्छा नहीं है, कि ये खुद ही जितिन प्रसाद हो या मिलिंद देवड़ा हो, इनको लग रहा था कि इनका कोई भविष्य नहीं है हमारा कांग्रेस की पॉलिटिक्स में, तो चलो ये खुद ही आ गए, इनका ईमान कमजोर है, कच्चे ईमान वाले। लेकिन जो विपक्ष के वोटर हैं वो ज्यादा कह रहे हैं कि लालच और दबाव, विच मेक सेंस, कि उनको लगता है कि ईडी, सीबीआई, ये परसेप्शन का गेम है अभी। जी बिल्कुल। तो ये पहला सवाल था। ठीक है। फिर इन्होंने पूछा कि 2 तरीके से पूछा इस सवाल को, कि क्या ये वाजिब है कि जो एमएलए या एमपी पाला बदल लेते हैं। सौरभ, इंटरेस्टिंगली सवाल है कि क्या ये ठीक बात है पाला बदल लेना? बिल्कुल। किसी पार्टी से जीतो और किसी और पार्टी में चला जाओ। तो इसमें 2 सवाल पूछे गए। पहला कि क्या जब दल बदल होता है तो ये जो आपका जनादेश है उसको धोखा है। 74% लोगों ने कहा जी, धोखा है। और अगर 74% कह रहे हैं सौरभ, तो इसमें विपक्ष और सरकार दोनों के ही वोटर्स इसमें भारी मात्रा में कह रहे हैं हाँ, क्योंकि ये एक तरफ से नहीं आ सकता 74%। मैं आपको एग्जैक्ट अगर आंकड़ा दूं, एनडीए के वोटर 73% कह रहे हैं कि ये धोखा है, और विपक्ष के 78। मतलब दोनों ही तरफ से कि ये धोखेबाज है, तो गलत बात है ये ऐसे नहीं। एनडीए वालों को तो ये लग रहा होगा कि भाई हमने दिया वोट, मान लीजिए कि भाई हम तो उसके खिलाफ वोट देके आए, यूबीडी के खिलाफ वोट देकर आए वोट देके, और ये साला हमारा, मतलब माफ कीजिए, पार्टन में लैंग्वेज उसको काट सेम आम आदमी पार्टी कि ये छोड़ करके आ कि गया। भाई दिल्ली में इतनी लड़ाई करी, वही आप आम आदमी पार्टी को तोड़ के पूरा। वही राघव चड्ढा को हम लोग के खिलाफ वोट दे करके आए, और राघव चड्ढा जो है वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए। सर, इसमें मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कितनी भी बड़ी पार्टी हो, जब इतने मास डिफेक्शंस आप करा रहे हैं, चाहे आप विलय ना भी करवाएं, आप समर्थन ले रहे हैं, उस संगठन के अंदर भी सुगबुगाहट तो होती होगी। नहीं, मैं फॉर अ फैक्ट आई नो इनसाइट्स, जैसे कि जब बीजेपी में बहुत सारे लोग जिनको हम जानते हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, या बंगाल से भी किसी की हमारी बात हो रही थी, तो आप देखेंगे यही वजह है कि बीजेपी में विलय नहीं कराया। एक नई पार्टी जो नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया करके बनी हुई थी, जिसमें कोई सांसद विधायक नहीं था। 4 साल पहले त्रिपुरा वो चुनाव लड़े और 5 सीटों पे लड़े थे और 5 में जमानत जब्त हो गई थी,
उस पार्टी में इन सबका विलय करवा दिया, यानी बीजेपी में नहीं लिया। अगर बीजेपी में ले तो भाई लाठी बीजेपी वाले खाएं, जेल बीजेपी वाले खाएं, मार खाएं, और आके के तुम जो मरवा रहे थे लाठी वही साथ में खड़े हो जाए आकर के। तो ये एक चीज है जिसको लेकर के बीजेपी के अंदर काफी अनरेस्ट रहा है। आप यही वजह आप देखेंगे कि जो पार्टी की पार्टी तोड़ी उन्होंने बीजेपी में नहीं लेकर के आए। इस बार ऐसा नहीं किया। नहीं, देखिए शिंदे को भी नहीं लाए, शिंदे को नहीं लाए, बिल्कुल। शिंदे को नहीं लाए, अजीत पवार को नहीं लाए। आप देखेंगे कि चंपाई सोरेन को जरूर ले आए क्योंकि वो छोटी एक, मुझे लगता है कांग्रेस के राज्यों में ज्यादा चलता है ये, जहां पे कांग्रेस से बीजेपी, क्योंकि शायद वो तकरीबन एक तरह के लोग होते हैं मोटा मोटी। आज की तारीख में आप बताइए मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस है उसके नेता में और बीजेपी के नेता में अगर हम एक कम्युनलिज्म को छोड़ दें या हिंदुत्व को छोड़ दें, कोई बहुत आइडियोलॉजिकल डिफरेंस नहीं है। बिल्कुल नहीं है। सेम विद गुजरात। बिल्कुल। तो शायद एक अपने आप में एक स्टडी है कि जब आप एक रीजनल पार्टी को तोड़ते हैं तो क्योंकि आप उनसे एक बहुत ही आइडियोलॉजिकल इशू पर लड़े होते हैं या आप कोई बहुत लोकल इश्यूज पर लड़े होते हैं, पर जब कांग्रेस आती है तो आपको लगता है कि ले लो कोई बात नहीं, ये हम इस मोहल्ले को जानते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। एनीवे, तो जो भी है, दूसरा ये सवाल था एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ चेंजिंग पार्टीज आफ्टर इलेक्शन। ये पूछा गया क्या ये एक्सेप्टेड है आपके हिसाब से कि ये जो पार्टी बदल लेते हैं, पार्टी नेता बदल करके आते हैं चुनाव में, क्या आप उनको स्वीकार करेंगे? हाँ, कि ये क्या ये एक्सेप्टेबल है आपके हिसाब से? 50% लोगों ने कहा नहीं, 29% लोगों ने कहा ओनली अंडर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, मतलब कोई बहुत जबरदस्त कोई रीजन हो तो आप बदल सकते हैं। और इसमें फिर मैं वही कहूंगा, एनडीए के वोटर्स ने थोड़ी सी इसमें एक ढुलमुल रवैया अपनाया। एनडीए के वोटर्स इसमें बट गए, नॉट एक्सेप्टेबल या एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस, कि वो अपने जो फॉर्मेशन को एक एग्जिट क्लॉज दे रहे हैं कि यार वैसे नहीं होना चाहिए। 39% कह रहे हैं, पर 34% कह रहे हैं हो जाए तो कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस होना चाहिए, जैसे बहुत टैलेंटेड कोई नेता है, किसी पार्टी में उसको इज्जत नहीं मिल रही तो वो बीजेपी में आ जाए तो कोई बात नहीं। लेकिन जो विपक्ष के वोटर्स हैं वो बहुत सफाई से 60% लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए। तो आप देखेंगे कि एनडीए के वोटर्स थोड़ा सा एक ढुलमुल रवैया कई जगहों पे अपना रहे हैं, बट फिर भी ऑन एवरेज वोटर्स आर वेरी क्लियर कि ये गलत है, नहीं होना चाहिए। और ये हमको अपने आखिरी सेगमेंट पे लेके जाता है कि जो एंटी डिफेक्शन लॉ है, ये एंटी डिफेक्शन लॉ बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं जब आज से 15 साल पहले एक जगह पे काम करता था एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ, बहुत यंग था, तो एंटी डिफेक्शन लॉ की बात चली तो एक वहाँ पे सीनियर व्यक्ति बैठते थे, बोलते थे चोरी अलाउड नहीं है, डकैती ठीक है। हाँ, चोरी अलाउड नहीं, डकैती स्वीकार। अगर 10 एमएलए हैं तो एक जाएगा तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, लेकिन 10 में से अगर 7 चले जाएं तो वो मर्जर माना जाएगा। यानी डकैती स्वीकार है दल बदल कानून में, चोरी स्वीकार नहीं है। बिल्कुल। तो अब ये सवाल पूछा गया क्या ये कानून बदलने चाहिए या क्या लोग जो बदल रहे हैं उनको एक नया चुनाव लड़ना चाहिए? और ये दो ग्राफ फिर वही बता रहे हैं। जो बायां ग्राफ है उसमें हमने पूछा क्या लोगों को अपनी सीट फिर से चुनाव लड़नी चाहिए अगर वो पार्टी बदलते हैं, और 64.5% लोगों ने कहा जी हाँ, कि अगर आप पार्टी बदल रहे हैं तो आप चुनाव फिर से लड़िए जनता के बीच। मध्य प्रदेश और कर्नाटक में यही हुआ एक्चुअली 2019-20 का जो प्रकरण बता रहे हैं, बाई इलेक्शन में, कि उन्होंने रिजाइन कराया फिर लड़वाया। हिमाचल में उन्होंने कोशिश की पिछले साल, बट हिमाचल में वो हार गए। बिल्कुल, बीजेपी के सारे लगभग विधायक हार गए थे जो कांग्रेस छोड़ गए। एग्जैक्टली, जो राज्यसभा चुनाव में गए, मनु सिंह भी हारे वहां से जी। और आखिरी पूछा गया क्या भारत को एंटी डिफेक्शन लॉ और मजबूत करने चाहिए, तो 75 से 76% लोगों ने कहा जी हाँ। मतलब ये जो पूरा एक दृश्य है ना कि रिजॉर्ट में लेके जा रहे हैं, क्रॉस वोटिंग हो रही है, 20 एमपी टूट गए, और एक जो चीयर लीडिंग हो रही है, ये जिस तरीके से डेमोक्रेसी को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन राइटर्स ने इमेजिन किया था उसका एक मजाक बन गया, और शायद लोग भी अब उसी तरफ इशारा कर रहे हैं। हालांकि बहुत छोटा सैंपल है सौरभ, लेकिन मूड तो समझ में आता है, लेकिन नेताओं को फर्क नहीं पड़ता ना। आप समझिए कि इतना ब्लेटेंट है कि जो टीएमसी वाले सांसद टूट रहे थे वो भूपेंद्र यादव जो बीजेपी के सांसद और मंत्री हैं उनके घर पर बैठे, और वो ऐसे मंत्री हैं जो आप जब दिल्ली में प्रदूषण होता है हर साल आपको मिलेंगे भी नहीं। हाँ, मिलेंगे नहीं। तो मतलब वो तो ब्लेटेंट है, मतलब सामने है कि तुम्हारा जो करते बने जाओ कर लो, जो करते बने कर लो। इतना ब्लेटेंट पार्टी तोड़ना या विधायक तोड़ना या सांसद तोड़ने जैसी बात है। अब तो समाजवादी पार्टी को भी, वैसे मुझे लगता है ये डॉग वेस्लिंग है, लेकिन फिर भी ये इलेक्शन से पहले उनका डिमोरलाइज करने का कोई तरीका हो सकता है। अभी राम मंदिर में चंदा वाली बात चल रही है, उसको डिस्ट्रैक्ट करना है। आप देखेंगे कि जब न्यूज चैनल कोई मतलब
OP Rajbhar is no one, but nobody. I know him personally. I've interviewed him for several times. ये वही राजभर है जिन्होंने 2022 में हमारे एक इंटरव्यू में कहा था बत्रा साहब कि अगर मैं जीतूंगा तो मैं योगी आदित्यनाथ को कटोरा लेकर के भीख मंगवाऊंगा। और आज उन्हीं के साथ बैठे हैं। तो मतलब आप किस बात की मतलब आप तो बात ही नहीं कर सकते ना मोरालिटी की, आप मोरालिटी की बात ही नहीं कर सकते हैं। और इसमें संजय निषाद जी हैं जो दूसरे घटक दल हैं, निषाद पार्टी तो उन्होंने उनका एक बयान था, बहुत पुराना बता रहा हूँ, 2021 का बयान था। उन्होंने कहा था कि भाई जनता है वो कुछ नहीं जानती है, और जो जान जाता है जनता में से वो नेता बन जाता है। तो ये उन्हीं का ही बयान है। तो ये एक बात है, हकीकत है। तो ये एक बहुत दिलचस्प सर्वे जो बत्रा साहब बता रहे हैं, सी वोटर का ये सर्वे है, और इसमें पता चल रहा है बत्रा साहब एक सवाल है, इसके बाद हम लोग खत्म कर देंगे। जनता ये कहती तो है, पर जब वो वोट डालने जाती है तो फिर सब कुछ भूल जाती है। बहुत अच्छा सवाल है सर, कि मतलब यहाँ तकलीफ है, गलत बातें, सारे ये देखो इसमें आ गए, सारे इसमें आ गए, वो हो गया, ये हो गया, वो हो गया। फिर जब वोट डालने गए तो फिर हिंदू बन गए, ब्राह्मण बन गए, दलित बन गए, फलाने हो गए, ढिमकाने हो गए। तो हमें लगता है कि मतलब तथा राजा यथा प्रजा, यथा राजा तथा प्रजा। बहुत बढ़िया सवाल है। इसके मैं 2 हिस्से में जवाब दूंगा। पहला हिस्सा ज्यादा आसान है कि ऐसे सर्वेज में कभी कभी हम साइंस में कहते हैं इसको डिजायरेबिलिटी बायस। मैं अगर आपको बोलूं क्या आप महिलाओं के राइट्स के फेवर में, आप हाँ ही बोलेंगे बिल्कुल, मोस्टली, चाहे आपके मन में ना भी हो। बिल्कुल। और ऐसे 10-12% लोग होते हैं, और जो बहुत खुले में नो बोलते हैं ऐसे बहुत कम होते हैं, ठीक है। तो एक डिजायरेबिलिटी बायस होता है। मान लीजिए 10-15% डिजायरेबिलिटी बायस है, फिर भी जो 70% का सवाल है उसका हो सकता है लोगों का सच में 55% हो, फिर भी एक मेजॉरिटी है। पहला तो ये। जो दूसरा पॉइंट है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। आपने कहा कि लोग इसमें अच्छे अच्छे जवाब दे देते हैं फिर भी जाके वोट दे आते हैं। प्रॉब्लम पता है क्या है सौरभ? प्रॉब्लम ये है कि डेमोक्रेसी एक इलेक्टोक्रेसी से बड़ी होती है। इलेक्टोक्रेसी होती है जहाँ पे आप वोट देकर और फिर भूल जाएं 5 साल। हमारी डेमोक्रेसी में वोटिंग के अलावा जितने भी, और अब तो खैर वोटिंग पर भी एक काला बादल सा छाया हुआ है, वोटिंग के अलावा जितने भी डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म्स होने चाहिए अपनी बात रखने के, चाहे वो कंसल्टेशंस हो, चाहे वो कमिटीज़ में पार्टिसिपेशन हो, चाहे वो मुखिया से जाकर अपनी बात कहना हो, अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी हो, पुलिस के से कंप्लेंट एक्शन करवाना हो किसी एमएलए के खिलाफ, ये सब बहुत कम है और बहुत जीरो स्पेस है लगभग इसकी। तो एक जो मेन हमारा अकाउंटेबिलिटी का मेथड चलता है वो है वोटिंग। जो बाकी मेथड्स हैं अकाउंटेबिलिटी के, जो एक मैच्योर डेमोक्रेसी में आपको दिखेंगे, उससे हम बहुत पीछे हैं अभी, और शहरों में तो खासकर। गांव में फिर भी मैं देखता हूं कि गांव वाले फिर भी चले जाते सरपंच के घर, बोलते हैं हाँ जी हमारा काम नहीं हुआ करवाओ, और अगर वो ठीक ठाक जाति से आते हैं तो उनका काम फिर हो भी जाएगा। लेकिन शहरों में तो शायद लोगों को पता भी नहीं काउंसलर का नाम क्या है। बिल्कुल पता तो क्या है कि हम एक वोट पर बहुत प्रेशर डाल रहे हैं। एक वोट, और हर व्यक्ति के दिमाग में कम से कम 8-10 मुद्दे होंगे कि मेरी नौकरी, मेरा घर, हवा, सड़क, पानी, अच्छा मैं हिंदू भी हूँ, अच्छा राम मंदिर भी है, अच्छा नेशनल सिक्योरिटी भी है, अच्छा ट्रम्प चचा भी हैं। तो आप जब इतना लोड लेंगे एक वोट पे, तो अंत में जो सबसे डोमिनेंट फैक्टर होगा आप उससे स्विंग हो जाएंगे। उस समय यही लगेगा कि यार ये बंदा दूसरी पार्टी छोड़ के आया। जब लगेगा ना कि ये नेता मुझे नौकरी दे सकता है और आज मेरे पास नौकरी नहीं है, तब लगता है ये बाद में देखेंगे यार, आज पहले रोटी तो ठीक से खा ले। तो सवाल ये है कि वोटर एक बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट में ऑपरेट कर रहा है, जहां उसको केवल आप एक वोट दे रहे हैं अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने का 10-12 मुद्दों पे। इसका उल्टा जवाब ये होना चाहिए, क्या हाउ कैन वी इम्प्रूव आवर सिस्टम्स कि जो वोटर है वो चुनाव के बीच में भी उसकी आवाज लोगों तक पहुंचे, पॉलिसी मेकर तक पहुंचे। उसके लिए तो पॉलिसी पे होना चाहिए डिबेट, वो हमको पसंद नहीं है। तो अनफॉर्चुनेटली सौरभ ये थोड़ा सा एक डिप्रेसिंग सा जवाब है आपके सवाल का। ठीक है, तो लोगों को भी सोचना चाहिए, आपको ही तय करना है। तो अगर आपका आप भी एक सर्वे सवाल कि आप क्या सोचते हैं, जो दल बदलू नेता हैं उनके बारे में जो भी सोचते हैं, आप उनका नाम लिखिए और क्या सोचते हैं वो भी लिखिए। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है द रेड माइक का, और अगला एपिसोड द रेड माइक पाठशाला का बहुत जल्द लेकर के आएंगे। दिलचस्प मुद्दों पर बात करेंगे। कुछ अगर आपके सजेशन है तो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बत्रा साहब उस पर भी तैयारी करके, रिसर्च करके हमारे साथ बातचीत करेंगे। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।